हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 साइंस एनसीईआरटी बुक में से। चलते हैं, जल्दी जल्दी से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसलिए आपको जल्दी से लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द चैप्टर इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि क्रॉप की प्रोडक्शन कैसे होती है एंड उसको कैसे मैनेज किया जाता है। हम इस पूरे चैप्टर में इस चीज के बारे में ही पढ़ेंगे। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। साथ में आप अपनी बुक्स भी ले लीजिए जिससे आप इजीली रीडिंग कर पाए। ठीक है, तो चलते हैं। पहेली एंड बूजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। जो पहेली एंड बूजो हैं वो दो बच्चे हैं और वो क्या करते हैं, वो गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए अपने अंकल के हाउस जाते हैं या मामा या चाचा के घर जाते हैं। देयर अंकल इज अ फार्मर। जो उनके मामू या जो चाचू हैं वो क्या है, फार्मर है। तो उन्होंने एक दिन देखा कि यहाँ पे खुरपी, सिकल, शॉल, प्लो एक्सेट्रा पड़े हुए हैं खेतों में। ठीक है, तो वो देख के बड़े सरप्राइज से हो गए। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं आगे। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शॉल, प्लो एक्सेट्रा इन देयर फील्ड। ठीक है, जो बूजो है वो बोलता है आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दिस टूल्स। क्योंकि वो तो शहर में रहने वाले हैं, अब उनको तो कुछ पता ही नहीं है कि ये टूल्स होते क्या है और ये इनका यूज क्या है। तो हम इस चैप्टर में अभी इस पार्ट में इस चीज को पढ़ेंगे। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। तो हमें फूड की जरूरत पड़ती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड तो खुद बना लेते हैं। किस चीज से? फोटोसिंथेसिस से। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड? यस, वी कैन रिकॉल। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर फूड ओन। ठीक है, वो खुद अपना फूड नहीं बना सकते हैं। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। जो एनिमल्स हैं उनको उनका खाना कहाँ से मिलता है? उनको खाना कहाँ से मिलता है? हम खुद उगाते हैं, नेचर से मिलता है ना हमें। ठीक है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड? हमें खाना क्यों चाहिए? ठीक है, तो ये चीज हम पढ़ेंगे। You have already know that energy from food is utilized by organism for carrying out the various body functions such as digestion, respiration and excretion. तो ये functions तो आपको पता ही है, digestion क्या होती है, respiration, excretion and more functions. तो हमारी बॉडी को एक एनर्जी चाहिए होती है वर्क करने के लिए। जैसे आप लोगों की बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है ना, कि मुझे होमवर्क करना है तो मुझे एनर्जी चाहिए, अभी मेरे पास एनर्जी नहीं है तो मुझे खाना खाना है ना। इसलिए वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। ठीक है, हम अपना खाना प्लांट से भी लेते हैं, एनिमल से भी लेते हैं। जैसे एनिमल से हम मिल्क वगैरह ले लेते हैं, एग ले लेते हैं, मीट ले लेते हैं। बट जो वेजिटेरियन है वो मीट वगैरह नहीं लेते और एग वगैरह नहीं लेते, वो सिर्फ मिल्क वगैरह ही लेते हैं। तो बूजा का कहता है सिंस वी ऑल नीड फूड हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। अब वो कहता है कि फूड तो सभी को चाहिए, तो हम इतनी बड़ी दुनिया में फूड भेजते कैसे हैं? इतनी बड़ी दुनिया के लिए फूड कैसे उगाया जाता है? तो वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, फूड हैज टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। अब पहेली बोलती है कि फूड को जो है ना लार्ज स्केल पे उगाना पड़ता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड। अब जब हमें किसी पूरी कंट्री पॉपुलेशन को जब खाना खिलाना होता है, खाना प्रोवाइड करना होता है, तो उसके लिए 3 स्टेप्स बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन से? रेगुलर प्रोडक्शन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। रेगुलर प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन बंद हो जाएगी तो फूड एक साइकिल नहीं बनेगी, है ना। और प्रॉपर मैनेजमेंट, अगर प्रॉपर तरह से फूड मैनेज नहीं किया जाएगा तो फूड खराब भी हो सकता है ना। और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, कौन इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, सो 1.1 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक। जो 10,000 BCE थी
पीपल वर नोमैडिक, नोमैडिक मतलब आदिवासी थे, ठीक है। दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। तो वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह उनको खाने के लिए और रहने के लिए जगह ढूंढनी पड़ती थी। तो वो क्या करते थे, वो कच्चा ही खा लेते थे, कच्ची फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा लेते थे। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। तो उन्होंने क्या किया, एनिमल्स को भी खाना शुरू कर दिया। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। तो धीरे धीरे टाइम के बीतते चेंजेस आ गए, तो इसी कारण से उन्होंने क्या किया, वो क्या करने लग गए, कल्टीवेट करने लग गए। उन्होंने लैंड को कल्टीवेट किया और क्या प्रोड्यूस किया, राइट, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर। तो इससे ही एग्रीकल्चर बॉर्न हुआ। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. तो ये क्रॉप की डिफाइन है, तो इसको आपको अच्छी तरीके से लर्न कर लेना है। When plants of the same kind मतलब एक जैसी ही फसल होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम राइस का ग्रो कर रहे हैं तो राइस ही होनी चाहिए, देन इट विल बी कॉल्ड अ क्रॉप। और क्रॉप हम ये नहीं कहते कि हम गमले में उगा रहे हैं तो वो क्रॉप हो गई, ठीक है। अगर हम माइक्रो ग्रीन्स उगाते हैं गमले में तो उसको हम क्रॉप नहीं कह सकते। क्रॉप किसको कहते हैं, सेम काइंड की बट लार्ज स्केल पे और एक ही प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर ऑफ व्हीट, ठीक है। नेक्स्ट, you already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. Cereals होगी दाल वगैरह, vegetables and fruits. These can be classified on the basis of season in which they grow. ठीक है, तो इंडिया जो है ना बहुत ज्यादा वास्ट कंट्री है, तो इसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है ना बहुत ज्यादा डिफरेंट है तरह तरह पे। जैसे हम राजस्थान में देखें तो गर्मी बहुत ज्यादा है, ओके। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर में चल जाएं तो ठंड बहुत ज्यादा है। तो उस हिसाब से फूड जो है ग्रो किया जाता है। जैसे एप्पल जो है जम्मू एंड कश्मीर से ही आता है, क्योंकि एप्पल को ग्रो करने का जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो जम्मू एंड कश्मीर में ही अवेलेबल है, ठीक है। अब बनानास जो हैं वो साउथ इंडिया में भी अच्छे ग्रो होते हैं ना, तो वहां से ही हम मेनली कहते हैं, ठीक है। सो these can be classified on the basis of the season in which they grow. India is a vast country. The climatic conditions like temperature, humidity, and rainfall vary from one region to another. ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है ना कि इंडिया जो है बहुत ज्यादा बड़ी कंट्री है और इसके क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल जो है वो वेरी करते हैं जगह से जगह। अब जैसे कहीं रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है, कहीं बहुत ज्यादा कम हो जाती है, ठीक है। Accordingly, there is a rich variety of crops grown in different parts of the country. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. ठीक है, so इसके कारण ही हमने टू क्रॉपिंग पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया है, जो कि है खरीफ क्रॉप्स एंड राबी क्रॉप्स। तो हम ये दो क्रॉप्स को पढ़ेंगे एंड इनकी डिफाइंस भी अभी लर्न करेंगे। खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन, जो रेनी सीजन में सोन की जाती हैं उनको कहते हैं खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर, ये तो आपको पता ही है। जैसे पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप। पैडी होता है बच्चे राइस, ठीक है, राइस को बोलते हैं पैडी, क्योंकि ये सारी क्रॉप्स को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। जैसे आपको आपके पेरेंट्स भी बताते होंगे कभी ना कभी कि जो चावल होता है उसको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। और कॉटन को, ग्राउंडनट को, सोयाबीन को और मक्की भी। अब नेक्स्ट क्रॉप है राबी क्रॉप। द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन। अब राबी क्रॉप्स जो है कब ग्रो की जाती है, विंटर सीजन में, और इंडिया में इसका कब आता है, अक्टूबर टू मार्च, है ना, आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल्स ऑफ राबी क्रॉप्स आर व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। अब जैसे आप लोगों ने पंजाब में देखा होगा कि बैसाखी जो मनाते हैं विंटर सीजन में, उसकी सोन कर देते हैं उसको, और फिर जब हम देखते हैं अप्रैल में आके उस वो बन जाती है ना, अप्रैल में आके
वो अच्छे तरीके से ग्रो हो जाती है तो उसकी हम हार्वेस्टिंग करते हैं, तो इसलिए बैसाखी में लाते हैं। तो यही क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स ही हम हार्वेस्ट करते हैं, तो वीट जो है ग्रो होती है। वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। सो नेक्स्ट वो कह रहे हैं बिसाइड दीज पल्सेस इन वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेसेस। तो ये जो पल्सेस और वेजिटेबल्स हैं वो कुछ जगहों पे गर्मियों में भी ग्रो की जाती है। सर्दियों वाली पढ़ ली हमने, बरसात वाली पढ़ ली, गर्मियों में भी ग्रो होती है। हम कहते हैं ना गर्मियों में यार फिर क्या ग्रो होता होगा ना, आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि रेनी हो गया, विंटर हो गया, समर क्यों नहीं आया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ये टॉपिक हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें वो बताएंगे कि क्रॉप प्रोडक्शन करने से पहले हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले बूझो के माइंड में क्वेश्चन आता है व्हाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। ठीक है, तो इसका जवाब तो मैंने आपको पहले ही दे दिया। अब पहेली का भी जवाब वही है, पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। ठीक है, उसको समर में तो हम ग्रो नहीं कर सकते, विंटर में भी नहीं कर सकते, समर में भी नहीं कर सकते। समर में करेंगे तो पानी बहुत ज्यादा सोखेगा और सनलाइट तो बहुत ज्यादा तेज होती है, तो नहीं पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स involve several activities undertaken by farmers over a period of time। ठीक है, जो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स है वो इन्वॉल्व करती है सेवरल एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज हम इसमें यूज करते हैं, हम करते हैं ये एक्टिविटीज, जिससे क्या है हम क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं, कल्टीवेशन। You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow an ornamental plants in your house। ठीक है, जब हम डेकोरेटिव, जैसे भी हम खुद ही अपने लिए जब हम प्लांट्स करते हैं कोई भी प्लांट को, तो हम भी ये चीज करते हैं। अब मैं आपको इसकी शॉर्ट सी समरी दे देती हूँ कि क्या करते हैं हम। सबसे पहले हम मिट्टी को तैयार करते हैं ना, गार्डनर जो है मिट्टी को खुदाई करता है अच्छी तरीके से, उसमें खाद वगैरह डालता है, उसके बाद अच्छे तरीके से मिट्टी को देखता है, उसके बाद इसमें जो है सीड्स हो जाते हैं, उसके बाद ग्रोइंग शुरू होते हैं, इसमें पानी डाला जाता है। ठीक है, तो मिट्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। These activities or tasks are referred to as agricultural practices। तो ये जो सेवरल एक्टिविटीज हैं उनको हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, कहते हैं, विच आर लिस्टेड बिलो। तो ये जो है 7 एक्टिविटीज है या प्रैक्टिसेस बोल सकते हो। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। हम लोग तो खाद डाल के हमारा काम इनफ हो जाता है, हमें प्रोटेक्टिंग नहीं करनी पड़ती है वीड्स के लिए। बट जब लार्ज स्केल में होता है तो वो खुला होता है ना फील्ड, तो इसीलिए फिर जो पंछी वगैरह है वो आ जाते हैं। हार्वेस्टिंग और स्टोरेज। तो सबसे पहला हम पॉइंट पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कि सॉइल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर is to turn the soil and loosen it। Sorry, this allows the roots to penetrate deep into the soil। तो वो कह रहे हैं कि जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है वो फर्स्ट स्टेप होता है ग्रो करने का, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है एग्रीकल्चर में, जिससे क्या है सॉइल हम अच्छे तरीके से बनाते हैं और हम लूज करते हैं उसको। ठीक है, दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट। जब सॉइल लूज होगी तो उसमें रूट्स जो है जल्दी से जल्दी पेनिट्रेट होंगी, और जो प्लांट है हमारा, जो क्रॉप है हमारी, वो जल्दी ग्रो होती है। ठीक है, और उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल में से चाहिए होते हैं वो उसमें से मिल जाते हैं। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। ये इसका एक और बेनिफिट आपको मैंने बता दिया। Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? तो ये हमने बता दिया, ऊपर भी बता दिया। अब इसके और पॉइंट्स पढ़ेंगे कि loosened soil क्यों चाहिए होती है। The loosened soil helps in the growth of earthworms, microbes present in the soil। तो यहाँ से हमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलते हैं। तो ये क्या करती है, loosened soil जो है
अर्थवर्म की ग्रोथ में और छोटे छोटे माइक्रोब्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं. These organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. ह्यूमस ऐड करते हैं, ठीक है, जिससे हमें वार्मथ मिलती है ना. इसमें जो है सॉइल में वार्मथ आ जाती है, ह्यूमस जिससे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं सॉइल को, ठीक है, जिससे क्या है प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर लेता है. तो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि जो फार्मर्स के फ्रेंड्स हैं वो कौन है. तो हम बोलेंगे अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स आर द फ्रेंड्स ऑफ द farmers. क्यों है? Since they further turn and loosen the soil and add humus to it. But why the soil needs to be turned and loosened? ठीक है, you have learned in the previous classes that soil contains minerals, water, air and some living organisms. In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organisms. ठीक है, अब हमने ये तो बताया, मैंने आपको बता दिया. अब इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ. जब हम अपने घर में ही मैन्योर को तैयार करते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्जियों के छिलकों को हम मिट्टी में डाल देते हैं. 15-20 दिन के बाद देखते हैं तो वो एकदम बिल्कुल डिकम्पोज हो गए होते हैं. तो किस कारण से होते हैं? अगर उनमें माइक्रोब्स वगैरह होते हैं, ठीक है. तो सॉइल क्या करती है, सॉइल के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसको डिकम्पोज कर देते हैं और वो हमारा मेन्योर बन जाता है, ठीक है, ह्यूमस हो जाती है, ह्यूमस ऐड हो जाती है. इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल, ठीक है. और जो डेड ऑर्गेनिज्म है आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल, तो सॉइल में ही वापस आ जाते हैं. पहले डेड हो गए थे फिर वापस आके. दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, फिर प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. जब प्लांट्स के पत्ते फिर गिर जाते हैं तो फिर वो डेड ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं. सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ. अब जो उन्होंने बोला है कि कुछ सेंटीमीटर्स ऑफ टॉप लेयर ग्रोथ ग्रोथ हेल्प करती है प्लांट की. टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स. तो हम ये मतलब होता है कि हम क्यों जो सॉइल को है टर्न करते हैं, लूज करते हैं, जिससे क्या है न्यूट्रिएंट रिच सॉइल जो है वो ऊपर को आ जाती है, ठीक है. Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops. The process of loosening and turning of the soil is called tilling और plowing. ये तो आपको पता ही होगा, पिछला आपको पहले नहीं समझ आया होगा, बट जब आपने वर्ड प्लोइंग सुना होगा तो आपको बहुत इजीली पता चल गया होगा कि प्लोइंग का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, है ना. दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लो. तो प्लोइंग किससे करते हैं? प्लो से. प्लो आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन. तो वुड या आयरन से हम प्लोइंग कर लेते हैं. इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर, ठीक है. सॉरी फॉर द वॉइस, ओके, सॉरी फॉर द एको. सो मैं क्या कह रही हूँ, इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग. द प्लोड फील्ड मे हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्प्स, ठीक है. तो ड्राई सॉइल होगी तो उसको वाटर देना भी जरूरी है. और द प्लोड फील्ड मे हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्प्स. जो बड़े बड़े पत्थर बन जाते हैं ना सॉइल के, मिट्टी के, तो उनको ब्रेक करना भी जरूरी होता है, ठीक है. लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन. तो अगर अच्छे तरीके से होंगे, तो जैसे हम बोलते हैं ना, जब हम खाना बनाते हैं तो हम बोलते हैं लम्प्स नहीं होने चाहिए. कोई मिक्सचर बनाते हैं तो हम बोलते हैं लम्प्स नहीं होने चाहिए. वैसे ही सॉइल में भी लम्प्स होती हैं, उसको हम बोलते हैं क्रम्प्स, ठीक है. आपको मैंने लिंक कर दिया. Leveling the field is beneficial for sowing as well as for irrigation. Leveling of soil is done with the help of leveler, ठीक है. लेवलर से जो है उसकी लेवलिंग की जाती है. और समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग. मैन्योर को ऐड किया जाता है बिफोर प्लोइंग. दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सचिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल. द सॉइल इज मॉइस्चर्ड बिफोर सोइंग, ठीक है. तो सॉइल जो है उसको मॉइस्ट किया जाता है, ठीक है. वार्मथ आएगी ना उससे और जल्दी ग्रो करते हैं प्लांट्स उससे, ठीक है. अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल इम्प्रूवमेंट्स, ठीक है.
कि क्या क्या हम चीजें यूज करते हैं उसमें, हम उसको डीपली पढ़ेंगे अब। ओके, बिफोर sowing the seeds it is necessary to break soil clumps to get better yield। ठीक है, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स ही मैंने आपको बताए। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर द प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। ठीक है, तो ये जो प्लो है, या प्लो देख रहे हो, बीम, ठीक है, प्लो शाफ्ट एंड प्लोशियर। ठीक है, इससे क्या है, जब बैल को आगे की तरफ किया जाता है तो ये जो है प्लोइंग हो जाती है। अगर हम छोटे से गमले की बात करें तो उसमें तो हम खुरपी लेके हम खुद प्लोइंग कर सकते हैं, बट इतने बड़े फील्ड में हम खुद तो लेके बैठे नहीं रहेंगे, तो इसलिए ये ट्रेडिशनल मेथड है प्लोइंग का। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं प्लो को अब डीप में। ठीक है, दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एशियंट टाइम्स फॉर टिलिंग द soil, adding fertilizers to the crop, removing the weeds and turning the soil। ठीक है, तो ये जो टिलिंग द सॉइल है ये बहुत पुराने टाइम से हो रहा है, एंड एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। This is made of wood and is drawn by pair of bulls or other animals, horses and camels। It contains a strong triangular iron strip called plowshare। अब मैं आपको plowshare दिखाती हूँ। ओके, जस्ट सेकेंड, plowshare। ठीक है, ये ठीक है, प्लोशियर देख लिया हमने, एंड अब हम इसकी रीडिंग करते हैं फटाफट। ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोशियर। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज अ लॉन्ग वुड विच इज कॉल्ड प्लो शाफ्ट। दिस there is a handle at one end of the shaft. The other end is attached to the beam which is placed on the bull's necks. One pairs of bulls and a man can easily operate the plow। तो मैं आपको easily बताती हूँ। ओके, तो ये क्या है, इसमें उन्होंने ये आपको ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है ये चीज दिखाई हुई है यहाँ पे। तो ये कैसे वर्क करता है, जब बुल को आगे की तरफ धकेला जाता है तो ये क्या करता है, ये बुल के जो है गर्दन वाली साइड है ना, जैसे हमारे यहाँ पे ऐसे, तो उनके भी जो गर्दन वाली साइड है वहां पे दोनों चीजों को लगाया जाता है। ठीक है, और इसको बांधा जाता है, एंड उसके बाद जब बुल आगे की तरफ आता है तो वो आयरन स्ट्रिप से प्लोइंग होती 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 आ जाती है। ठीक है, आपको आई थिंक समझ आया होगा कि मैंने प्लो के बारे में क्या बताना चाहा। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। The indigenous wooden plow is increasingly being replaced by iron plows nowadays। जो वुडन, पहले वुडन प्लो होते थे, तो अब उसको वो कह रहे हैं कि धीरे 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 टाइम के चलते चलते जो है आयरन प्लो जो है यूज करने शुरू करते हैं हमने। अब नेक्स्ट है हो। It is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil। तो इसको भी हम प्लोइंग के लिए भी यूज करते हैं, इसको weeds के रिमूव करने के लिए भी यूज करते हैं। It has a long rod of wood or iron. A strong, broad and bent plate of iron is fixed to its one end and works like a blade। It is pulled by animals। ठीक है, देख रहे हो आप, हो बेंट प्लेट है, ग्रिप है, हैंडल है, बीम एंड रॉड। तो हम इसका दोबारा पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। आपने पार्ट्स देख लिए। इट इज अ सिंपल टूल विच इज यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। इट हैज अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड और iron। A strong, broad and bent plate of iron is fixed to one of its end and works like a blade। ठीक है, ब्लेड की तरह काम करता है ये चीज। ठीक है, एंड इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स। नेक्स्ट है हमारे पास कल्टीवेटर। Nowadays plowing is done by tractor driven cultivators। The use of cultivator saves labor and time। ठीक है, एक बारी की
इन्वेस्टमेंट होती है फार्मर्स की, और काफी सारे ट्रैक्टर्स, कल्टीवेटर्स चल जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि जो आज के समय में है, जो फार्मर्स हैं वो क्या यूज करते हैं, ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर, जो है कल्टीवेटर पीछे लगा होता है एंड ट्रैक्टर बना होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं सोइंग। अब सीड्स को कैसे सो किया जाता है। सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वैरायटी आर सिलेक्टेड। तो अब जो ना अच्छे सीड्स को सिलेक्ट किया जाता है। अगर हम बुरे सीड्स को ही बो देंगे तो वो कई बार होता है ग्रो ही नहीं करते, कई बार होता है ग्रो करते हैं तो उसमें अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। हाई यील्ड मतलब फसल ज्यादा हो गए, ठीक है, क्वांटिटी ज्यादा हो। अब selection of seeds. One day I saw my mother put some gram seeds in a vessel and pour some water on them. After a few minutes, some seeds started to float on top. I wonder why seeds float on water. तो ये कौन पूछता है? पहेली। ठीक है? Take a beaker and fill half of it with water. Put a handful of wheat seeds and stir well. Wait for some time. जो क्या होता है, जो हमारे seeds होते हैं, जैसे सपोज करो आपने यहाँ पे कंटेनर लिया, उसमें आपने वाटर भर दिया एंड उसमें आपने सीड्स रख दिए। जो सीड्स अंदर से खाली होंगे, खोखले होंगे, वो सरफेस पे आ जाएंगे वाटर के, और जिनके अंदर मटेरियल होगा और जो सही होंगे वो कहाँ होंगे, नीचे। तो जो ऊपर वाले हैं वो अच्छे नहीं होते तो उसको हम निकाल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर? Would those be lighter or heavier than those which sink? Why would they be lighter? तो वो हमने जवाब तो दे ही दिया, अब हम उसको सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। Damaged seeds become hollow and thus lighter. Therefore, they float on water. This is a good method for separating good healthy seeds from the damaged ones. Before sowing, one of the important tasks is to know about the tools used for sowing seeds. ठीक है, तो हमें टूल्स का पता होना चाहिए। ए और बी हम देख लेते हैं कौन सी है। ठीक है, एक है ट्रेडिशनल मेथड सोइंग का, आप लोग देख सकते हो एक फनल लगाई गई है और फनल के थ्रू जो है, ये आपने फ्लो देखा, ये फ्लो है और फनल के थ्रू उन्होंने सीड्स वो डालते गए। Traditional tool. The tool used traditionally for sowing seeds is shaped like a funnel. The seeds are filled into the funnel, passed down through the 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends pierce into the soil and place seeds there. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्या कह रहे हैं वो कि यहाँ पे जो है फनल लाइक का स्ट्रक्चर होता है और सीड्स आर फिल्ड इन द फनल, पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स। तो इनके अंदर जो है ऐसे पाइप बनी होती है एंड उस पाइप से जो है सीड्स, जैसे फनल है तो पाइप की जो है शार्प एंड्स होती हैं, तो सीड्स क्या करते हैं, अलग अलग जगह पहुंच जाते हैं एकदम प्रॉपर प्लेस पे। दीज एंड्स पेयर्स इनटू सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। ओके, सीड ड्रिल। ठीक है, nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractors. This sows the seeds uniformly at equal distance in depth. It ensures that the seeds get covered by the soil after sowing. This protects seeds from being eaten by birds. Sowing by using a seed drill saves time and labor. तो ये बहुत ज़्यादा easy concept है। इसमें क्या किया जाता है, ये आपने देखा इक्वल इंटरवल्स पे जो है ये सो किया जाता है। तो इसमें क्या है, सीड्स चल जाते हैं। अब जब सीड्स इक्वल इंटरवल पे ग्रो जाते हैं तो एकदम नीचे जाते हैं इससे। अगर नीचे जाते हैं तो जो है बर्ड्स वगैरह एकदम इजीली इसको नहीं खा पाते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो बर्ड्स दूसरे सीड्स खा जाते हैं क्योंकि जब हमारे सरफेस पे होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देयर इज अ नर्सरी नियर माई स्कूल। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन अ स्मॉल बैग्स। Why are they kept like this? Sorry. Seeds of a few plants such as paddy were first grown in a nursery. When they grow into seedlings, they are transplanted into the field manually. Some forest plants and flowering plants are also grown in the nursery.
तो क्या कहते हैं वो कि जो बूजो ने वो देखा कि उसके स्कूल के पास एक नर्सरी थी, तो वहां पे जो छोटे छोटे प्लांट्स को एक बैग में रखा जाता है। तो अब जैसे माली आता है तो माली के पास एक काले रंग के बैग होते हैं ना जिसमें सीडलिंग जिसने ग्रो किए होते हैं। तो वो कह रहा है कि उसने वैसे क्यों रखे थे। तो पहेली जवाब देती है कि जो पैडी के, उसने एग्जाम्पल देके बोला कि जो पैडी के जो राइस के होते हैं उनको क्या करते हैं, ग्रो करके एक बारी उस बैग में रख देते हैं और उसको सीडलिंग बन जाती है उसकी, ठीक है। जब उसकी सैपलिंग और सीडलिंग बन जाती है उसके बाद उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, जिससे क्या बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो वो कह रही है कि सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी, इस तरीके से ग्रो किए जाते हैं। हम तो लेके भी ऐसे आते हैं, है ना। Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants. ठीक है गाइस, सॉरी फॉर द इंटरप्टिंग, क्योंकि साउंड बहुत ज्यादा आ रही होगी आपको, अभी आई होगी थोड़ी देर पहले ही, तो सॉरी फॉर दैट। Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding. जो appropriate distance है ना, वो क्या करता है कि overcrowd नहीं होते seeds, नहीं तो फिर उनको जगह ही नहीं मिलेगी proper. This allows the plants to get sufficient sunlight, nutrients, and water from the soil. At times, a few plants may have to be removed to prevent overcrowding. जहाँ पर overcrowding हो जाती है जब हम हाथ से लगाते हैं तो एकदम अच्छे तरीके से नहीं होता, तो हमें उसको रिमूव करना पड़ता है। ओके स्टूडेंट, तो आपको मेरी क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर करके बताना, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब से मुझे पता चल ही जाएगा कि आप लोगों ने मुझे कितना प्यार दिया। और थैंक यू, और आप लर्न करते रहिए, और इस चैप्टर की समरी आपको मैं अगले सेशन में, मतलब अगले पार्ट में बता दूंगी एक बारी, ठीक है, आपको दिखा दूंगी। एंड उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ से 1.5 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसकी एक बारी थॉरो रीडिंग ले लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो बाय बाय, टेक केयर, ओके, एंड अच्छे तरीके से हम करेंगे। Okay students,